गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम यांत्रिकी। हम इसके बारे में सबसे पहले हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है, इस क्वांटम मैकेनिज्म के आधार पर हम या क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ी थी। अब उसका बेसिक्स जो हमने थोड़ा सा उसको रिस्टार्ट कर रहे हैं। हमारे बेसिक्स जो उसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें हमने छूट गई थी हमारी, वो बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखो, क्वांटम यांत्रिकी किसे कहते हैं? सिंपल सी होता है कि ये एक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम द्रव्य के कणीय पिंडों के गणितीय गुणों आदि का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। गणितीय गुणों का अध्ययन करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेशन का, उनके कैरेक्टर्स का। अगर हम जिस विज्ञान की शाखा के अंदर अपन अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा यांत्रिकी कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है या मैकेनिक्स कहलाता है। अब देखिए, ये जो क्वांटम मैकेनिज्म है या क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम यांत्रिकी जो है, उसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने समीकरण दिए, अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, अपने अपने प्रिंसिपल प्रस्तुत किए हैं। लेकिन कुछ समीकरण ऐसी, इक्वेशंस ऐसी आई थी जिनके अकॉर्डिंग वो पूरा जो हमारी इक्वेशंस थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी। उनके बाद में नए जो आपके साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने उसको और डेवलप किया है। तो सिमिलरली ये चलता रहता है। जब शुरू में हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तब हमारा उसका बेसिक क्लियर होना बहुत नेसेसरी होता है। तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करें हम, तो आपको पता है कि हमने अब पढ़ रखा है कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो तरंगीय और कणीय दोनों होती है। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ तरंग प्रकृति की बात करें, केवल और केवल तरंग प्रकृति की बात करें, तो तरंग प्रकृति के अंदर प्रकाश का जो वैद्युत प्रभाव है और जो क्वांटम प्रभाव है, उससे इसकी जो सारी गुण होते हैं, सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है कि पदार्थ की जो प्रकृति, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है। एक तरंगीय होती है और दूसरी कणीय होती है, यानी कि ये दोनों मिला के कौन सी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ये हमने पढ़ा था। अब इसके बाद में हमने बहुत सारे प्रकाश के उत्सर्जित विकिरणों के समझने के लिए हमने प्लांक व आइंस्टीन, प्लांक का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आइंस्टीन का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये बेसिक्स हैं। इनका हम फंडामेंटल कैसे यूज करते हैं, कैसे इनके कैलकुलेशंस के अंदर या मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब हम करते हैं, हमारे जो फॉर्मूला बेसिस हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिपेंड करता है। प्लांक का नियम है हमारा, आइंस्टीन का जो नियम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में डी ब्रोगली है, उसने क्या कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था कि जो प्रकाश होता है वो तरंग एवं कण दोनों के अनुरूप व्यवहार करता है। यानी कि इसकी प्रकृति जो होती है वो डी ब्रोगली ने समझाई थी। किसने समझाई थी? डी ब्रोगली ने समझाई थी। किसकी? कि जो प्रकाश होता है वो तरंगीय प्रकृति में भी होता है और कणीय प्रकृति के में अंदर भी होता है। यानी कि ये तरंग की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित करता है और कण की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब ये दोनों की तरफ व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इसको प्रकृति को बोला गया है द्वैत प्रकृति। क्या बोला गया है? द्वैत प्रकृति। अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली के सिद्धांत के आधार पर हम कुछ और बातें करें तो तरंग यांत्रिकी का जो सिद्धांत होता है वो हम क्या कह सकते हैं, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो तरंग और कण दोनों के अनुरूप व्यवहार करता है और इस सिद्धांत पे सभी विकिरणों पे समान रूप से लागू होता है। तो ये जो सिद्धांत होता है वो कहलाता है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। क्या कहलाता है आपका? वेव मैकेनिकल थ्योरी कहलाएगी, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत कहलाता है। और इस तरंग यांत्रिकी को वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। तरंग यांत्रिकी को क्या कहेंगे? वेव मैकेनिक्स या तरंग यांत्रिकी भी कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम एटम की। जब हम बात करें, एक एटम जो परमाणु आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि परमाणु जो होता है उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपके साथ जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर ये हो गया प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में प्रेजेंट होते हैं और इसके तरफ जो चारों तरफ की कक्षाएं होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये बैलेंस रहते हैं। ये कैसे बैलेंस रहते हैं ये समझेंगे हम बोर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो हमारे जे थॉमसन थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब ये इलेक्ट्रॉन हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते
रहते हैं। तो ये जो चक्कर लगाते हैं वो चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी कंपोजिशन या एक ऐसी कंडीशन आनी चाहिए, एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गिर जाना चाहिए नाभिक के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारा डिपेंड करता है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो हमें सबसे पहले बोर मॉडल्स में हमने पढ़ रखा होगा, एक अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है, और उन दोनों के बैलेंस से ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में मूवमेंट करते रहते हैं रेगुलरली और नाभिक में अंदर नहीं गिरते हैं। तो ये थॉमसन के जो जे थॉमसन अपना आया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद में रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड ने हमारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज की थी, और नाभिक में उसने बताया था कि पॉजिटिव पार्ट होता है नाभिक के अंदर, जिससे हमारे जो अल्फा किरण प्रयोग उसने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से उसने समझाया था कि ये जो नाभिक होता है उसमें बहुत छोटा होता है, उसमें पॉजिटिव पार्ट होता है, और उसी को उसने स्पष्ट किया था। अब उसके बाद में उसने नाभिक के लिए बताया था कि जो नाभिक होता है उसका जो त्रिज्या होती है वो 10 की पावर -15 मीटर होती है, और ये 10 की पावर -15 मीटर जो रेडियस होती है 10 टू पावर -15 मीटर इसकी जो रेडियस होती है वो फिक्स होती है, यानी कि ये रेडियस इसकी फिक्स है। जब हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं प्रकाश की। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। हमने जे थॉमसन के बारे में पढ़ा है, हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा है, हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसके बाद में हम पढ़ सकते हैं प्लांक का और आइंस्टीन, तो हम पढ़ेंगे साथ साथ में हम पढ़ते हैं हमारा एक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट मैं यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टार्ट करूंगी, उसके अंदर विन का विस्थापन नियम, अगर हम सारी चीजें इनके अंदर सॉल्व करेंगे तो हम सिंपली कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिज्म है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर हम केवल और केवल पदार्थ अथवा द्रव्य के कणीय पिंडों के गणितीय गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, और ये सारी चीजें हमने बेसिक्स में पढ़ रखी है। जब हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था वहां पे भी ये सारी चीजें काम में आती है, जहां पे हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी 11th के अंदर वहां पे भी ये सारी चीजें काम में आती है। तो हम जो क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम शुरुआत करते हैं हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे एक दिमाग में एक चीज आती है ब्लैक बॉडी, एक आपकी जिसके अंदर हमारे सारे के सारे प्रकाश की जो चीजें होती हैं, प्रकाश की तरंगें होती हैं, प्रकाश जो होता है वो सारा का सारा उसी के अंदर समा जाता है। ये इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम बोल सकते हैं कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो सिंपली हमारे पास में एक दिमाग में एक चीज आती है जिसको हम इसको बोल सकते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण, ठीक है। ये जो कृष्णिका विकिरण है हमारे पास में ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन हो रहा है, तो हम सिंपली हम बात करते हैं कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, जब ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा जिस प्रक्रम से निकलती है उसे कहते हैं विकिरण। मान लो हमारे पास में कोई बाउल है या हमारे पास में कोई पतीला है, हमने उसको एनर्जी दी है, यानी उसको हमने क्या दी, ऊष्मा दी, हीट दी। अब ये हीट किस फॉर्म में निकल रही है, इस जब हीट यहाँ से निकलेगी तो ये ऊष्मा के फॉर्म में निकलेगी, ऊष्मा के फॉर्म में निकलेगी, तो हम इसको बोलते हैं विकिरण। तो इसको क्या बोला जाएगा, विकिरण बोला जाएगा, इसको बोलते हैं विकिरण। यानी कि जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं या उसको गर्म करने के बाद में जो ऊष्मा जिस प्रक्रम के रूप में निकलती है वो कहलाता है हमारा विकिरण। अब देखो हमारा जो विकिरणों का जो तरंग रूप में उत्सर्जन होता है वो मैक्सवेल ने अपना प्रतिपादित किया था। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तरंग जो प्रकृति होती है उसको उसने प्रस्तुत किया था। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की जो हमारी प्रकृति होती है, प्रकाश की तरंगीय प्रकृति होती है, उसको इसने स्पष्ट किया था। अब सिंपल से हम कहते हैं जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उससे हमें सिंपली चीज समझ में आ रही है कि जैसे हम उसको गर्म करते हैं उसमें से ऊष्मा निकलती है,
ऊष्मा जिस प्रक्रम से निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, विकिरण बोल देते हैं। लेकिन इन विकिरणों का एक ऊर्जा का एक स्पेक्ट्रम बनता है जो वस्तु के ताप पर निर्भर करता है कि हम वस्तु को कितना टेम्परेचर दे रहे हैं और उससे निकलने वाली ऊष्मा कितनी निकल रही है। जितना टेम्परेचर अधिक देंगे उतनी ही ऊष्मा क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। तो ये टेम्परेचर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही ऊष्मा का जो विकिरणों का जो उत्सर्जन है वो विकिरणों का उत्सर्जन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि विकिरणों का उत्सर्जन टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि हम वस्तु को कितना ताप दे रहे हैं और कितना ताप नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्पेक्ट्रम का जो क्षेत्र होता है वो भी बढ़ता जाता है। और विकिरण क्षेत्र अगर दृश्य क्षेत्र में होता है, विकिरण क्षेत्र अगर दृश्य क्षेत्र में होता है तो सबसे पहले क्या होता है, अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र का ताप जब हम बढ़ाते हैं, अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र का जब ताप हम बढ़ाते हैं तो पहले वस्तु नीली बनती है, नीली दिखाई देती है। उसके बाद में नीला होने के बाद में पहले नीली होगी, नीली होने के बाद में अधिक टेम्परेचर और देंगे तो लाल हो जाएगी, और लाल होने पर भी हम उसको और टेम्परेचर देते रहेंगे तो ये सफ़ेद दिखाई देने लग जाएगी। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वस्तु का कलर चेंज होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब वस्तु गर्म वस्तु जो उत्सर्जित विकिरण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तरंग धैर्य वाले हो जाते हैं और उनका वो कलर हो तो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। आपको पता है कि जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, अवशोषण की बात करते हैं तो काला रंग वो होता है जो सबको अब्जॉर्ब कर लेता है, सारे विकिरणों को अब्जॉर्ब कर लेता है, और सफेद कलर वो होता है जिसके अंदर सारे विकिरणों को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो तरंग धैर्य होते हैं वो अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंग धैर्य हमारे पास में डिसाइडेड होते हैं। जैसे अगर हम कृष्णिका की बात करें तो कृष्णिका के उत्सर्जन विकिरणों का अगर हम एक स्पेक्ट्रम बनाए तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो हम तरंग धैर्य और ऊर्जा के बीच में बना रहे हैं। तरंग धैर्य और हमने एनर्जी के बीच में ही हमने स्पेक्ट्रम बनाया है। ये हमारा है लैम्डा वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारी एनर्जी है जिसको हम ई से डिनोटेड करते हैं। सिंपली सबसे पहले देखो, हम अगर टेम्परेचर बहुत हाई रखेंगे, टेम्परेचर कम रखेंगे तो वो डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। अगर देखो सबसे पहले मैंने टेम्परेचर जो लिया है वो टेम्परेचर मैंने रखा कुछ इस तरीके से, दूसरा टेम्परेचर मैंने रखा कुछ इस तरीके से, तीसरा टेम्परेचर मैंने रखा कुछ इस तरीके से, चौथा टेम्परेचर मैंने और भी कम कर दिया ऐसे। यानी कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स लगभग सेम होते हैं। इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट लगभग सेम होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो टेम्परेचर की वैल्यूज हैं या टेम्परेचर के जो मान है वो सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें T1 की, इसको हमने T1 से डिनोटेड किया, इसको हम T2 से, इसको हम कर रहे हैं T3 से, और इसको हम कर रहे हैं T4 से। ठीक है, T1 का टेम्परेचर हमने मान लिया कि T1 का टेम्परेचर हमने 1646 डिग्री ले लिया। नेक्स्ट हम मान रहे हैं कि हमने ले लिया, नेक्स्ट हमने 1449 डिग्री अपना सेल्सियस हमने जो टेम्परेचर लिया है। नेक्स्ट हमने T3 1259 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, और नेक्स्ट हमने जो टेम्परेचर हमारे पास में आता है 1095 ले लिया, 1095। और नेक्स्ट हमने T5 जो बनाया है T5 उसका टेम्परेचर हमने ले लिया, नॉर्मली मानो इससे जस्ट नीचे 995 भी हम कर सकते हैं, 998 भी मान के चलो, 998 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। तो सिंपली हमें अगर टेम्परेचर का ऑर्डर शो करना हो तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, T1 का है, फिर T2 का है, फिर T3 का है, फिर T4 का है, और फिर T5 का है। लेकिन यहाँ पे हमें जो बात देखनी है वो बात ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और वेवलेंथ जो होती है वो वेवलेंथ तो लगभग सेम रहती है। हमारे पास में सिंपल सी चीज़ आती है, ये चीज़ हमारे पास में इस तरीके से शो हो रही है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि हमारे पास में डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, अवशोषण गुणांक हम या अवशोषणता हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी कोई सतह, जब विकिरण जो होता है किसी वस्तु से टकराता है तो उस विकिरण ऊर्जा का कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है और कुछ भाग पारगमित हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने फोटोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, प्रकाश रसायन पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि किसी सतह का अवशोषण, जो अवशोषणांक अवशोषण होता है उसका मान जो होता है वो उस प्रकाश के उस सतह पर डिपेंड करता है, उसके सरफेस पर डिपेंड करता है। उस प्रकाश का वह भाग होता है जो सतह द्वारा अवशोषित हो जाता है वो क्या कहलाएगा, अवशोषणांक अवशोषण
कहलाएगा, आपका एब्जॉर्बिटी कहलाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो कृष्णिका होती है उस कृष्णिका का अवशोषणांक 1 होता है। यानी कि हम इसलिए कह सकते हैं कि कृष्णिका वह सतह होती है जो जिसका अवशोषणांक इकाई हो और उन सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेगा जो उस पर गिरेगी। यानी कि जब इस पर कोई विकिरण गिरती है तो उन सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि कृष्णिका विकिरण ऊर्जा के पूर्णतया अवशोषक की ही नहीं बल्कि विकिरण ऊर्जा को पूर्णतया उत्सर्जित भी करते हैं। जितना अवशोषण करेंगे उतना ही क्या करेंगे, वो उत्सर्जित कर देंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो कृष्णिका होती है वो एक काल्पनिक पिंड होता है। ऐसा कोई आइडल पिंड हमारे सामने नहीं आता को जितना एब्जॉर्ब करे उतना का उतना वापस रिफ्लेक्ट कर दे, कि कुछ ना कुछ तो वो एब्जॉर्बेशन के अंदर उसके अंदर भी समा जाता है, पूरा का पूरा प्रकाश विकिरण वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन कृष्णिका हमारा एक काल्पनिक पिंड है, इसको हम आइडल मान के चल रहे हैं कि हमारे इसका अवशोषणांक 1 है और जितना वो विकिरण एब्जॉर्ब करता है उतना का उतना वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें कि हमारे पास में अगर एक धातु का कोई गोला होता है, एक धातु का कोई गोला ले लिया हमने जो खोखला है अंदर से, अगर उस खोखले गोले को अंदर से हमने काला कर दिया तो इस गोले के एक सूक्ष्म छिद्र में से गोले का अर्धव्यास लगभग 20वां भाग जिसको हम मान के चले तो हमारे पास में एक कैलकुलेशन आएगी कि जैसे कोई विकिरण छिद्र के गोले के अंदर से जाएगा तो काली की गई दीवार से क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। यानी कि हम सिंपली क्या कह रहे हैं, हमने एक गोला ले लिया, अब इस गोले की जो अंदर की सरफेस है उसको हमने क्या किया, काला किया है। तो काला किया है मतलब काला करने का मतलब वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। अब हमने यहाँ पे सरफेस में एक छोटा सा छिद्र रख दिया, यहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा उस गोले का उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना प्रकाश इसके अंदर जाएगा वो सारा का सारा प्रकाश उस काली सतह से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि कृष्णिका चारों तरफ से तापीय साम्य में रहेगा और जो प्रति इकाई के अंदर जो क्षेत्रफल उतना जितने क्षेत्रफल उसकी ऊर्जा की मात्रा होगी उतना का उतना क्षेत्रफल या जितना क्षेत्रफल ऊर्जा की जितनी मात्रा को अपने अंदर अवशोषित करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो काली सरफेस हमने अंदर से जो काली सरफेस की है उसके ऊपर जितने विकिरण पड़ेंगे वो पूरे के पूरे विकिरणों को अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो जितना क्षेत्रफल उस विकिरण को एब्जॉर्ब करने में पार्टिसिपेट कर रहा है उस क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा अवशोषित हो रही है उस प्रति इकाई समय में सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है वो उस कुल ऊर्जा को हम कहते हैं संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता। क्या कहेंगे हम, संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता। अब इसके साथ में आता है हमारे पास में एक किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास में दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषणता का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि उत्सर्जन जो क्षमता हमारे पास में थी जितना उसने रिफ्लेक्ट किया उसकी क्षमता और जो अवशोषणता थी हमारे पास में उस अवशोषणता का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। और कृष्णिका के लिए हमारे पास में जो A है वो बराबर क्या होता है, हमारे पास में 1 होता है। यानी कि सतहों के लिए ये A जो हमारा होता है वो 1 से कम भी हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कृष्णिका जो एक अच्छा अवशोषण होने के साथ साथ में क्या होता है, एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। अब देखो ये कृष्णिका का जो नियम है, ये कृष्णिका विकिरण का जो नियम है उसको प्रतिपादित करने के लिए हमारे पास स्टेफन बोल्ट्ज नियम आया था, विन का विस्थापन नियम आया था, जिनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हमें जो ध्यान में रखनी है वो चीज़ ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हम जितना ये प्रकाश अवशोषित करती है उतना ही वो उत्सर्जित भी करती है। यानी कि जितना विकिरण वो ऑब्जर्व करेगी उतना ही विकिरित करेगी। सिंपली हमने ये कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है, यानी कि उनके सबके तरंग दैर्घ्य का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमने बात की जो कृष्णिका का अवशोषणांक होता है वो 1 होता है। फिर हमने एक प्रैक्टिकल के तौर पे हमने देखा कि हमने एक गोला लिया है, गोले के अंदर की सरफेस को हमने क्या किया, पूरा काला किया है और उस पर एक छोटा सा छेद रखा है। जब हमने उस पर छोटा सा छेद रखा है तो जो प्रकाश के विकिरण है उस छेद में से जितने अंदर जा रहे हैं, जितने प्रकाश के विकिरण अंदर जा रहे हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनके अंदर कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, यानी कि सारे के सारे वो अवशोषित हो रहे हैं। और अवशोषित होने के बाद में वो पुनः क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तभी तो कहा गया है कि जो हमारा कृष्णिका होता है वो कृष्णिका अच्छे अवशोषक के साथ साथ में अच्छा उत्सर्जक भी
होता है। और सिंपली हम कह गए कि अवशोषण इकाई के अंदर हमारे अवशोषणता वाला आया था, जो जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन हमारा एक आया था, यूनिटी एक आई थी। किरचॉफ का नियम आया। किरचॉफ का नियम सिंपली था कि दिए गए ताप पर जो समस्त पिंड होते हैं उनकी उत्सर्जन क्षमता और आपकी अवशोषणता, उसका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, और उसी के आधार पर हमारे ये नियम चलते हैं। आगे हमने बात की अवशोषणता जो होती है हमारी ए जो होती है कृष्णिका की, वो 1 होती है, और बहुत सारे अन्य सतहों के लिए भी ये ए से 1 का मान जो होता है वो 1 से कम हो सकता है। और इसके लिए हमने बहुत सारे नियम भी आगे देखेंगे। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम देखेंगे, विन का विस्थापन नियम देखेंगे, रेले जीन्स का नियम देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।